गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स का सेट नंबर 2 एक्स टी, ठीक है। हम लोग एक्स एस सेट जो था उसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे फिजिक्स का फर्स्ट। तो अगर उसको नहीं देखा है आपने तो उसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। मैंने उसको अपलोड कर दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसका आई बटन पे उसका लिंक भी आपको दे दूंगा फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो सेट 2 है, मेरे पास फिजिक्स का सेट है। ये 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी बोर्ड में, उसका ये सेट है मेरे पास। तो इसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग करने वाले हैं आज। तो फ्रेंड्स, हमने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराएं, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग एनर्जी मेरे अंदर आएगी पढ़ाने के लिए। जितने ज़्यादा हमारे लाइव पे ज्वाइन होंगे तो उतना हमको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों को ज्वाइन कराएँ, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो होगी वो सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो खंड आ दिया गया हमें, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देखिए ज़रा। एक प्रकाश किरण पुंज जल में प्रवेश करता है, मतलब एक प्रकाश वायु से किस में प्रवेश करता है, जल में प्रवेश। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तित रहेगा। तो क्या है यहाँ पे, वायु से जल में किस में प्रवेश कर रही है, वायु से जल में प्रवेश कर रही है। और जब वायु से जल में प्रवेश करती है तो वेग परिवर्तित रहता है, आयाम परिवर्तित रहता है, तरंग दैर्घ्य परिवर्तित, मतलब ये तीनों परिवर्तित हो जाती हैं, मतलब बदलती हैं। केवल क्या नहीं बदलती है, तो वो नहीं बदलती है आवृत्ति। क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड है, विकल्प वाला है, ठीक है। पीएन संधि डायोड, जो पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, ठीक है, या होता है, क्या होता है। नंबर 1 कोटर, नंबर 2 केवल इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 है मेरे पास इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, और नंबर 4 है ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसने क्या पूछा, पीएन संधि डायोड के अवक्षय में परत में होता है, क्या होता है। देखिए केवल कोटर नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। केवल इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तथा कोटर है, तो क्या होगा ऑप्शन इसका, इसका ऑप्शन है ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर, ये दोनों नहीं होते हैं, ठीक है, ये होते हैं उसमें। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इसी का मेरे पास गा नंबर है क्या, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। तो कौन सा अत्यधिक प्रभावी होगा, सूक्ष्म तरंगें नहीं होंगी, ठीक है, दृश्य प्रकाश नहीं होगा, अवरक्त प्रकाश नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर मेरा, आंसर मेरा होगा डी, क्या होगा, परावैंगनी प्रकाश होगा, ठीक है, परावैंगनी प्रकाश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसी का चौथा क्या है मेरे पास, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको और मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे सीधे नोट करके दे रखा है, ये मेरे पास अनसॉल्व्ड पेपर है अग्रवाल का। तो क्या लिखा है, चिन्हित प्रश्नों से संबंधित टॉपिक अध्याय वर्ष 2020 और 2021 के पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। तो ये जो है वो पाठ्यक्रम से क्या किए गए हैं, हटा दिए गए हैं पाठ्यक्रम से। तो ये जैसे स्टार्स पे बना हो तो ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, लेकिन आपको एक बार देख लीजिए जब आप सॉल्व कर ही रहे हैं साथ में, ठीक है। आप लोग कमेंट करते जाइए क्या वॉइस सही आ रही है फ्रेंड्स। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या है, पीएनपी व एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से धारा प्रवाह होता है। जो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये दो ट्रांजिस्टर के आधार पर जो धारा प्रवाह होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा या होल्स या कोटरों द्वारा या विसरण द्वारा या बहुसंख्यक वाहकों द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है मेरा इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 64 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 64 एंगस्ट्रॉम। जल में इसकी तरंग दैर्घ्य होगी, तो जो जल का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 4/3 होता है, ठीक है। तो जल में इसकी अपवर्तनांक मतलब तरंग दैर्घ्य कितनी हो, तो जल में इसकी तरंग दैर्घ्य होगी दोस्तों कितनी,
48। कितनी होगी? 48 होगी। कैसे आप लोग निकालेंगे वो मैं आपको बता दूँ। देखिए आप लोग लिखेंगे कितना, 6400 इंटू 4/3। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर आएगा मेरे पास 4800। अभी इसका मैं आपको सलूशन दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, एक कुंडली के सिरों के बीच कितना वोल्ट है? 40 वोल्ट का विभवांतर प्रत्यावर्ती वोल्ट से लगने पर कितने मैक्रो, मतलब 40 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरक प्रतिघात बताइए। तो कितना होगा इसका प्रेरक प्रतिघात होता है 500 ओम आएगा। कितना आएगा? 500 ओम आएगा। चलिए मैं इसके सूत्र आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो एंगस्ट्रॉम वाला था, तो एंगस्ट्रॉम कितना देर का? 6400। तो ये फार्मूला आप लोग हैं, लैम्डा डब्ल्यू बराबर लैम्डा ए अपॉन एन। तो कितना देर का था? 6400 देर का था, इंटू, ठीक है, अपॉन में रखेंगे तो ये इंटू में पहुँच जाएगा। 4/3 था तो कितना हो जाएगा? 3/4। तो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, और 16 3 कितना होता है? 48, और 2 जीरो कितना हो गया? 4800 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट था जो 500 ओम आया था, वो उसके लिए क्या था? आई बराबर जो बी अपान आई वाला फार्मूला था वो हम लोगों ने लगाया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग उसका आंसर। तो अब हम लोग खंड खा हल करेंगे। अभी मेरे पास क्या था? खंड आ था, उसमें हमारे पास विकल्प दिए गए थे सभी के। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि 2 नंबर इसका क्वेश्चन है, स्टार बना हुआ। इसका मतलब ये एग्जाम में नहीं आने वाला, 2021 के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो क्या निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय हैं? एक पारा है, कोबाल्ट है, एल्युमिनियम है और बिस्मिथ है। ये 4 हमको विकल्प, और हमसे पूछा प्रतिचुंबकीय कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? एक तो पारा होगा और एक बिस्मिथ होगा। ठीक, यही 2 होंगे। Hg, इसका Hg होता है, और बिस्मिथ का क्या होता है? Bi। ठीक, तो यही 2 मेरे आंसर होंगे इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 12.8 मेगावोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। हमें किसकी गणना करनी है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है, और हमें कितना मेगावोल्ट ऊर्जा देखिए? 12.8। चलिए देख लेते हैं इसका हम लोग। तो यहाँ पे हमें ऊर्जा दे रखी के बराबर कितना? 12.8 मेगावोल्ट दे रखी है। तो मेगावोल्ट को जो हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है? देखो पहले 12.8 इंटू 10⁻3। ठीक है, इसको हमने बोल्ट में किया, और इंटू करने कर दिया हमने 1.6 इंटू 10⁻17। तो इसको हम लोगों ने किस में चेंज कर दिया है? इसको हमने चेंज कर दिया है जूल में। किस में चेंज कर दिया? जूल में। ठीक, यहाँ आपको अगर दिखाई ना पड़ रहा हो तो यहाँ पे ये लिखा 10⁻19। कितना लिखा? 10⁻19 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो ये हम लोगों ने इसको किस में जूल कन्वर्ट कर लिया? जूल में कन्वर्ट कर लिया। अब न्यूट्रॉन की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो कितनी होती है? लैम्डा बराबर होता है h अपॉन में √2m के। ठीक है, तो यहाँ पे h जो है उसकी वैल्यू मेरे पास फिक्स होती है कितनी? 6.6 इंटू 10⁻34 होती है। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। उसके बाद 2m की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग न्यूट्रॉन के लिए, तो कितना हो? 1.6 इंटू 10⁻- का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या 12.8 के की वैल्यू रखेंगे। ये हमने के की वैल्यू पूरी रख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब आप लोग इतने को आप कैलकुलेट करेंगे, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आंसर कितना निकलेगा? 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन में 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻22। तो यहाँ से हम लोग जब ये पावर कट जाएगी तो ऊपर कितना बचेगा? तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल आएगा समथिंग कितना? 0.0026 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये आप लोग आंसर देख सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोग सेल्फ कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वो हमसे पूछा कि गॉस प्रमेय क्या है। केवल हमें डेफिनेशन देनी है कि गॉस प्रमेय क्या है। चलिए देख लेते हैं गॉस प्रमेय। तो ये मेरे पास गॉस की प्रमेय की डेफिनेशन है। क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ से अविलंबवत बाहर निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेग का 1/ε कितना होता है? 1/ε गुना होता है।
तो यहाँ पे आप लोग ये फार्मूला आप लोग क्या दिखा देंगे, फाई ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। ये मेरा क्या होता है, पाइथागोरस सॉरी फ्रेंड्स, गॉस की प्रमेय होती है। तो जहाँ जो एप्सिलॉन है वो क्या, किसी माध्यम का वेगदूतशीलता है, इस एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं वेगदूतशीलता बोलते हैं हम लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो आप लोग ये डेफिनेशन याद करके और ये सूत्र आप लोगों को कंपलसरी वहाँ पे देना पड़ेगा 1 नंबर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। तो एक एंगस्ट्रॉम में एक्स किरण की हमें क्या निकालनी है, आवृत्ति हमको निकालनी है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा बराबर कितना देर का, 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप लोग जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की घात -10 से आप लोगों को क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो हमने 1 एंगस्ट्रॉम को चेंज किस में कर दिया, 1 × 10 की घात -10 मीटर में चेंज कर दिया। आवृत्ति बी बराबर क्या होता है, आवृत्ति बी बराबर फार्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे जो सी है वो है प्रकाश की चाल, किसकी चाल है, प्रकाश की चाल है, और लैम्डा हमारे पास तरंग दैर्ध्य की है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर 8, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, तो इसको ऊपर जब हम लोग लेके जाएंगे तो ये पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो आंसर आवृत्ति बराबर कितना आएगा, आवृत्ति बराबर आएगा 3 × 10 की पावर 18 मीटर 18 प्रति सेकेंड। तो ये मेरा आंसर होगा। ईजी क्वेश्चन था ये, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन है डा नंबर क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव में स्तंभबद्धता विभव मतलब अंतक, ठीक है, अंतक वोल्टता से तात्पर्य। तो अंतक वोल्टता आप लोगों ने पढ़ा हो या ना, तो आपने ये हेडिंग तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि जिस न्यूनतम विभव पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है उस विभव को निरोधी विभव, क्या बोलते हैं हम उसे, निरोधी विभव या स्तंभबद्ध विभव कहा जाता है। निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, ये प्रकाश की जो तीव्रता होती है उस पर ये निर्भर नहीं करता। ये चैप्टर 11 से लिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो हाइड्रोजन के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में कौन सी पराबैंगनी भाग में पाए जाते हैं, तो किस में पाए, ये पाए जाते हैं लाइमन में। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे आंसर इसका क्या देंगे, लाइमन श्रेणी। तो इसका आंसर क्या होगा, लाइमन श्रेणी। इसका दूसरे का 4 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा लाइमन श्रेणी होगा। ओके, चलिए अब हम लोग खंड सा देखेंगे। हम लोग खंड आ और बा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 3 नंबर हमको जो दिया गया, किसी तीसरे का कहा है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग परिकलित कीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हम लोगों को निकालना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 3.6 अपॉन में n² हो जाएगा EB, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला होता है, किसी भी कक्षा, कोई भी कक्षा हो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे हमें देर कितना रखा है उसका, -3.4 दे रखा है। तो हम इसके बराबर जब रखेंगे -13.6 अपॉन n² बराबर ये, तो हम लोग इसको इस साइड भेज देंगे कि n² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे n² बराबर निकल के आएगा, ये माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल, बचा 13.6 अपॉन में 3.4। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग जब कल ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा देंगे हम लोग, तो ये कितना बचेगा 34, ठीक। तो ये यहाँ से जो समथिंग कुछ निकल के आएगा, जैसे आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। 34 से पहले थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, 136 बटे में 34, तो इसको हम 17 2 से डिवाइड करें तो यहाँ बचेगा 17, यहाँ कितना बचा 6 और 1 बचेगा, तो हो जाए 8 68। तो
इसका हम जब इसमें भाग करेंगे 68 में तो 17 चक्कू कितना होता है 68। तो यहाँ पे डिवाइड जब करके लाएंगे कितना बचेगा 4। तो n स्क्वायर बराबर कितना बचा 4। तो n बराबर कितना निकला है 2 निकलेगा। ओके, हमें निकालना क्या, कोणीय संवेग निकालना है हमको। तो कोणीय संवेग बराबर फार्मूला होता है टाउ बराबर क्या होता है NH। ठीक, क्या होता है NH। तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू रखेंगे। तो n की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 2/2 पाई। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया इसकी जगह पे। तो अब हम लोग जब यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पाई की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे h की वैल्यू 6.6 होती है, तो आपको याद होगी। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 भी हम लोग रख सकते हैं। तो इसका जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, टाउ बराबर आएगा 2.1 × 10⁻34 जूल सेकेंड, इसका मात्रक होगा। ठीक, तो दोस्तों ये मेरे चैनल का नाम है मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस। ठीक है, भाई शिव सर, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी चीज़ में आपको डाउट होता है तब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो हमें इसकी व्यतिकरण की परिभाषा देनी है और आवश्यक शर्तें बतानी है। चलिए देखते हैं। तो व्यतिकरण क्या होता है देखते हैं हम लोग। क्या, जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंगों के आयाम से अलग होता है। कुछ स्थानों पर अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम या शून्य हो सकता है। मतलब कहीं पे अधिक भी होगा, कहीं कम होगा, कहीं पे क्या होगा अधिक होगा। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो डेफिनेशन आप लोगों ने देख लिया, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, शर्तें देख लेते हैं हम लोग इसकी। तो व्यतिकरण की शर्तें, तो शर्तें क्या, नंबर 1 क्या, दोनों तरंगों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। पहली कंडीशन होती है कि दोनों जो तरंगें हैं उनकी आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या, दोनों तरंगों का आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। मतलब या तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए या अप्रोक्सीमेट में वैल्यू होनी चाहिए। 3 नंबर क्या है, तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए। जो उनके बीच अंतर होता है वो स्थिर रहना चाहिए। अगला 4 नंबर, दोनों स्रोत एक दूसरे के बहुत निकट होने चाहिए। मतलब जो दोनों स्रोत हैं वो एक दूसरे के पास पास होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का गा, क्या एक गोलाकार चालक की त्रिज्या जो है कितनी 9.0 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव कितना हो जाए 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, कितना हो जाए 1000 वोल्ट हो जाए। चलिए देखते हैं हम इसको। यहाँ पे हमें जो त्रिज्या दे रखी थी तीसरे का गा, त्रिज्या कितनी दे रखी 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दी, सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, ये 100 का डिवाइड करना होगा। तो देखिए हम 9 बटे में कितना लिखेंगे 100। ठीक, तो इसको हम लोग ऊपर लेके जाएँ तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻²। तो ये कितना हो गया 9 × 10⁻² मीटर। तो इसको हमने किस में चेंज कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया। अब संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होती है, C बराबर होता है 4πε/r। क्या होती है 4πε/r। तो 4πε की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/9 × 10⁹ होती है। ये तो आप लोगों को फिक्स होगी, याद होना चाहिए इतने पार्ट की वैल्यू। और r की वैल्यू हमें दे रखी है 9 × 10⁻9। यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये पावर ऊपर लेके जाएँ तो माइनस हो, तो 9 और 2 कितना होगा 11। तो C बराबर कितना लिए 10⁻−11 फैराड। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं कोचिंग ट्रेन में। ठीक है, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन हमें क्या बोला गया था कि हमें दिया गया था 1000 वोल्ट। कितना दिया गया था 1000 वोल्ट करना था। तो दिया है B बराबर कितना दे रखा 1000 वोल्ट। तो Q बराबर फार्मूला क्या, तो Q बराबर फार्मूला था C × B। तो यहाँ पे C की वैल्यू हमारे पास ये रही और Q की वैल्यू ये रही। तो जब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे
ये कितना हो जाए, ये हो जाए 10 की घात माइनस 11 इंटू 10 की घात 3, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो Q बराबर निकल के आएगा मेरे पास 10 की घात माइनस 8 कूलाम। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डा, ये भी स्टार बना हुआ है, तो 2021 में तो ये नहीं आना है। चलिए फिर भी देखते हैं क्या है। डिवीजन एवं जर्मर प्रयोग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में, निष्कर्ष निकालते हैं क्या होता है ये। तो ये मेरे पास है डिवीजन जर्मन प्रयोग। तो डिवीजन जर्मन प्रयोग हम लोग देखें क्या है। डिवीजन जर्मर ने डी ब्रोगली परिकल्पना को स्थापित करते हुए प्रयोग किया, मतलब इन्होंने एक डी ब्रोगली जो परिकल्पना थी उसको स्थापित करते हुए एक प्रयोग किया, जिसके माध्यम से प्रकाश में होने वाले विवर्तन की घटना को दर्शाया जाता है। जो प्रकाश के विवर्तन होता है उसकी घटना को दर्शाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। डी ब्रोगली ने यह परिकल्पना रखा कि द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति होती है, तरंग कहती है तो प्रकृति होती है, जो इन कणों में व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटना भी प्रदर्शित होती है। क्या होती है, विवर्तन की जो घटना है वो भी प्रदर्शित होती है या होनी चाहिए। ठीक है, डिवीजन जर्मर ने अपने प्रयोग में दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन होता है। जो इलेक्ट्रॉन पुंज होती है उसमें क्या होता है, विवर्तन होता है। अतः डिवीजन जर्मर प्रयोग द्वारा कणों की तरंग प्रकृति की डी ब्रोगली परिकल्पना का सीधा सत्यापन करता है। तो ये सीधी बात है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है कि डिवीजन जो जर्मन प्रोग्राम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि डी ब्रोगली समीकरण की परिकल्पना का सत्यापन करना। ओके, तो ये आप लोगों को इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको अथवा में भी दे रखा है। तो चित्र में दर्शाए संधारित्र में संचित ऊर्जा, जो ये संधारित्र है इसमें संचित ऊर्जा लगानी है, दिखानी है हमको। तो यहाँ पे ये 2 ओम रखा है, यहाँ पे 3 ओम रखा है, यहाँ पे 5 ओम रखा है। ठीक, और यहाँ पे कितना 2 ओम माइक्रोफैराड लगा हुआ है और धारा कितनी है 2 एम्पियर की। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। तो ये मेरे पास फिगर था दोस्तों, धारा जो थी वो 2 एम्पियर थी, ये 5 लगा हुआ था, 3 ओम 2 ओम और यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखो हमें फार्मूला क्या लगाना, B बराबर IR लगाना। तो पहले हमें R निकालना होगा। तो R ये सभी किस क्रम में है, ये सब आपको दिखाई पड़ रहे हो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में 2 + 3 + 5 तो कितना हो जाएगा 2, ये भी है। ठीक है, एम्पियर कितना है यहाँ पे I है, तो एम्पियर जगह पे 2 रख लेते हैं हम लोग और इनको सबको ऐड करें। 2 + 3 + 5 कितना हो गया, ये 5 5 10, तो ये 10 × 2 कितना हो गया 20 वोल्ट। तो यहाँ पे विभवांतर पूरे से कितना निकला है 2 वोल्ट, 20 वोल्ट निकला। लेकिन हमें क्या निकालना है, संचित ऊर्जा निकालना है। तो U बराबर क्या होता है, हाफ मतलब 1/2 CB²। कितना होता है 1/2 CB²। तो यहाँ पे C कितना है मेरे पास 2 माइक्रोफैराड है। तो माइक्रोफैराड को हमें किस में चेंज करना होगा, माइक्रो में चेंज करना होगा, कूलाम में, फैराड में चेंज करना होगा। मतलब यहाँ पे माइक्रोफैराड है तो फैराड में चेंज करना होगा। अगर माइक्रो कूलाम होता तो कूलाम में चेंज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम फैराड में जब चेंज करें तो 10 की घात -6 से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं यहाँ पे। तो 1/2 × 10 × 10 की घात -6 हो जाएगा ये। और यहाँ पे B² है तो 20 × 20। तो इसको हम लोग देखते हैं कितना होगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 20 20 कितना होता है 400 होता है। तो 400 को हम 2 की पावर में लेके जाए, 2 की पावर से माइनस हो जाएगी। तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा। तो आंसर कितना आएगा मेरा, U बराबर आएगा 4 × 10 की घात -4 जूल। तो ये मेरी क्या होगी, संचित ऊर्जा होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अब मेरे पास खंड दा चलेगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन 4 में पहला दिया स्टार बना हुआ, मतलब ये एग्जाम में नहीं आने वाला, फिर भी आपको सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। क्या, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह, मतलब एंड गेट का आपको प्रतीक चिन्ह बनाना है, बूलियन व्यंजक लिखना है उसका, और सत्यता सारणी बनाइए। तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये होता है एंड गेट का साइन, इस तरीके से एंड गेट बनाया जाता है। तो आप लोग ये फिगर देख लें, ये तो आपको फिगर रटने ही है। ठीक है, फिगर आपको 3 होते हैं, एंड, नॉट और ये सब आप लोग देख लीजिए। तो एंड गेट का प्रतीक चिन्ह ये होता है। एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो कितना होता है, A.B होता है। कितना होता है, A.B होता है। ओके,
सत्यता सारणी इसकी क्या होगी, ये ए है ये बी है, यहाँ पे भाई इन दोनों का डॉट करेंगे तो 0 का 0 संग डॉट करेंगे तो 0, 0 का 1 के साथ डॉट करेंगे तो 0, ठीक है, और 1 का 0 के साथ डॉट करें तो 0, और 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1। आप लोग ये समझ सकते हैं, अगर याद करना चाहें तो सीधा इंटू कर रहे हैं हम लोग, तो ये इंटू करेंगे ये इंटू करेंगे, तो ये मेरा बूलियन व्यंजक क्या है 0 0 1, कितना मिलेगा 0 0 0 0 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने आपको बताया था कि ये मेरे चैनल का नाम है। ठीक, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, कॉल नॉट अलाउ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा, ये भी स्टार बनाओ, तो ये भी एग्जाम में इस बार नहीं पूछा जाएगा। फिर क्या है, अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है, हमें क्या बतानी है यहाँ पे, अर्ध आयु बतानी है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कितनी है, 35 वर्ष है। यदि आज इसमें 4 × 10⁶ परमाणु हैं तो कितने वर्षों के पश्चात परमाणुओं की संख्या 0.5 × 10⁶ रह जाएगी, पदार्थ की आयु कितनी है, तो हमें उसकी आयु भी बतानी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन वैसे अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, डेफिनेशन होगी चौथे का खा क्या है कि जिस समांतर में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, उस समय अंतराल को उस पदार्थ की अर्धायु कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, मतलब कोई चीज़ है अगर वो किसी समय अंतराल में आधी हो जाती है तो उसके बीच जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धायु कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया है t बराबर दिया गया 35 वर्ष, और प्रारंभिक मात्रा हमें दे रखी 4 × 10⁶ परमाणु। ओके, और हमसे पूछा शेष मात्रा जो है वो कितनी है, 0.5 × 10⁶ परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब फार्मूला क्या लगेंगे, n1/n2 और बराबर में हाफ, मतलब आधी रह जाएगी तो हाफ का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे n की वैल्यू ये है मेरे पास, तो वैल्यू रखते हैं, और प्रारंभिक मात्रा मेरे पास ये थी तो इसको वैल्यू रखते हैं, और 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये पावर में n लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं, कितना 0.5 है, अपान में कितना 4 पॉइंट हटाएंगे तो आपको एक 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 8 40, कितना बचा 1/8। तो 1/8 को इस तरीके से ये इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया 540, ये पावर से पावर कैंसिल हो गई थी, तो इसको हम लिखते 1/2, इसको भी लिखते हैं हम लोग 1/2 की पावर 3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा बेस है वो समान है दोनों जगह, कितना है 1/2 1/2। तो यहाँ पे घातों की तुलना करेंगे, तो घातों की जब तुलना करें तो विघटित होने में कितना निकला, n बराबर 3। तो विघटित होने में लगा समय, तो कितना समय लगा, 35 मिनट तो पहले लग रहे थे, तो 3 और लगेंगे तो 3 गुना हो जाए 35 × 3, यानी कितना होता है 105 वर्ष। कितना होगा 105 वर्ष। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है मध्य आयु। तो मध्य आयु बराबर होता है टाउ बराबर 1.443 टाउ, ये होता है फार्मूला। ओके, ये यहाँ पे टी बना हुआ है, सॉरी दोस्तों टी है। ठीक है, टाउ नहीं, टाउ ये है, टी है। तो यहाँ पे 1.443 इंटू 35 जब इंटू करें तो टाउ बराबर कितना निकल आएगा 50.50 वर्ष। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर, किसी परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो हमें किरचॉफ का नियम लिखने हैं और हमें उनकी व्याख्या करनी है। ओके, चलिए देखते हैं इसको। तो किरचॉफ के नियम देखते, 4 का गा क्या है, किरचॉफ का नियम। तो पहला नियम क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराएं का बीजीय योग 0 होता है। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक मेरे पास संधि है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये धारा निकल के जा रही है, ये धारा इसके पास आ रही है, फिर ये निकल के जा रही है, और ये धारा इसके पास आ रही है, और ये निकल के जा रही है। तो जो धाराएं निकल के जाती हैं वो माइनस होती हैं, और जो धाराएं संधि की तरफ आती हैं वो धाराएं प्लस होती हैं, और इन सबका जब योग किया जाए तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है दोस्तों। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये करके दिखाया, कितना होगा 0 होगा।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं I2 प्लस I1 बराबर कितना, I1 प्लस I3 प्लस I4 होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड क्या है इसका। अब देखिए इसने यहाँ पे यही चीज़ हमने लिख के दिखाई है, क्या है, संधि की ओर आने वाले धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। यह नियम आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। किसको करता है, आवेश संरक्षण। इसको आप लोग याद रखें, ये विकल्प में पूछ दिया जाता है। आवेश संरक्षण, किरचॉफ का पहला नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो वो है आवेश संरक्षण पर। ओके, चलिए दूसरा नियम इसका हम लोग देख लेते हैं, क्या है दूसरा नियम किरचॉफ का। दूसरा नियम क्या है, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का गणितीय योग इस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, गणितीय योग, जैसे ये यहाँ पे ये परिपथ बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग इसको। ठीक, तो यहाँ पे ये I1 प्लस I2 है, ये R प्रतिरोध लगा हुआ है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, मतलब दो बंद पास हैं मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ बंद पास फर्स्ट के लिए, मतलब इस वाले के लिए हम लोग क्या देखते हैं, देखो I1 R1, मतलब ये I1 है और ये R1 है। ठीक, तो I1 R1 माइनस I2 R2, तो I2 ये है, ठीक है, और R2 ये है इसके लिए, तो बराबर क्या हो, E1 माइनस E2 होगा। बंद पास दूसरे के लिए क्या होगा, I2 R2 होगा ये, प्लस I1 R2 ये वाला हो जाएगा इसके लिए, R3 के लिए, तो बराबर कितना होगा, E2। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसकी सहायता से हम विभिन्न भागों में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, किस पे, ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास गा नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए, एक प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र याद कीजिए। तो ये फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने जो सेट 1 सोल्व किया था उसमें भी ये दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। चलिए मैं आपको फिर दिखा देता हूँ एक बार फिर से, फिलहाल मैं सेट 1 में इसका सलूशन कर चुका हूँ। तो ये हमारे पास दिया गया है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। तो नियम नंबर 1 क्या है, नियम नंबर 1, ठीक, नियम नंबर 1 क्या है, जब किसी परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन किया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, यह धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। तो फर्स्ट नियम तो ये हो गया। ठीक, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है कि ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ये फार्मूला होता है एप्सिलॉन E बराबर होता है माइनस का D डेल फाई वन डेल्टा T। ठीक है, यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह का यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स का हमेशा क्या करता है, विरोध करती है। यदि फेरों की संख्या इसमें कितनी हो, n, मान लीजिए यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी हो, n, तब फार्मूला क्या हो जाए, E बराबर हो जाए माइनस का n डेल्टा फाइव V अपॉन में डेल्टा T। तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये हमने आपको अभी चुंबकीय फ्लक्स फैराडे के बताए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका डा नंबर क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात जो है कितना, 1:3 दिया गया हमें। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको मैं फैराडे के नियम मैंने अभी आपको दिखा दिया। अब मैं एक ये और दिखा दिया, तो ये चीज़ छोड़ दी थी हम लोगों ने कि एक प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र, ये चीज़ मैं आपको और करा देता हूँ, ये मैंने अभी छोड़ दी थी। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। तो क्या होगा, यहाँ पे ये हम लोगों ने छोड़ दिया था, क्या था, माना किसी कुंडली में विद्युत धारा I बहती है, तब
धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे में जो फेरे होते ना, फेरे में बंद चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई वी है। यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, तो कुंडली में फ्लक्स, जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स की संख्या n फाई वी होगी, जो कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, तो ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा दोस्तों। ये होता है n फाई बी प्रोपोर्शनल किसके होता है, धारा के, ठीक है। और n फाई वी प्रोपोर्शनल अगर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा एल आई। यहाँ पे जो एल है वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो एल बराबर कितना लिया, n फाई बी अपॉन में आई। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ एल एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ज्वाइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथे का डा नंबर क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात 1:3 है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं। उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो ये चौथे का डा है, क्या है, यहाँ पे देखा बी अल्फ़ा अपॉन में बी पी बराबर हमें देखा 1/3, ये हमें रेशियो दे रखा था। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने मान लिया एम पी एम, अल्फ़ा का द्रव्यमान हमने मान लिया ये, प्रोटॉन के आवेश हमने मान लिया क्यू पी बराबर ई, और अल्फ़ा का आवेश हमने मान लिया -2e। और वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, उसके लिए फार्मूला होता है वो होता है आर बराबर एम बी अपॉन में क्यू बी। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो मान रखे हैं अल्फ़ा बीटा माने हैं, तो यहाँ पे आर कितना है, आर है आर अल्फ़ा अपॉन में आर पी, मतलब आर अल्फ़ा आर पी। तो यहाँ पे एम अल्फ़ा बी अल्फ़ा अपॉन आर अल्फ़ा, ये वैल्यू रखेंगे हम लोग। जब यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी की जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू मेरे पास ऊपर हम लोगों ने निकाल रखी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं वैल्यू सभी की। तो जब यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से मेरे पास बन जाए, यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 2/3। तो हमें जो निकालना था त्रिज्याओं का अनुपात, तो कितना निकला 2:3 निकल आया। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 से, ये हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि आज थोड़ा भी मुझे काम है, तो यहीं पे हम लोग लाइव क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। 4 कब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।